नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की भूमिका। देखिए, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका एक ऐसा पार्ट है जहां से हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि रीट जो आपकी जस्ट हुई है उसमें 6-7 प्रश्न आए हैं। मतलब 4 पेपरों में लगभग 7 से 8 प्रश्नों का पूछा जाना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि रोल ऑफ हेरिडिटी कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब वंशानुक्रम आपने पूरा कवर कर लिया तो आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न आपका 100% तय है। ठीक है। और चूंकि ग्रेड थर्ड में स्पेशली इस चीज का जिक्र कर रखा है कि वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका क्या है, बाकी कारकों को नॉर्मल वे में देखना है, बट इन दो कारकों को बहुत डिटेल में समझना। आज जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो स्पेशली वंशानुक्रम की चर्चा करने जा रहा है। ठीक है। सभी को नमस्ते। वंशानुक्रम की भूमिका और वंशानुक्रम की यदि अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वंशानुक्रम की भूमिका, रोल ऑफ हेरिडिटी क्या है। देखिए, वंशानुक्रम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं इस पूरे पार्ट का यदि ब्लूप्रिंट बताऊं कहां कहां से प्रश्न आते हैं। वंशानुक्रम की प्रोसेस पे खूब प्रश्न पूछे गए हैं, वंशानुक्रम के नियम पे खूब प्रश्न पूछे गए हैं, और आप लास्ट रीट में तो वंशानुक्रम के अध्ययन की मेथड्स किन किन पे अध्ययन किया जाता है ये भी प्रश्न पूछा गया है। वंशानुक्रम का प्रभाव कहां कहां पड़ता है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 3-4 पार्ट हैं जिसमें आपको वंशानुक्रम की प्रोसेस समझनी है, इसका अर्थ समझना है, इसके रूल्स समझने हैं और वंशानुक्रम का प्रभाव समझना है। मैं चारों बिंदुओं की डिटेल में चर्चा कर रहा हूं, आराम से देखिएगा। नमस्ते सभी को। ठीक है। वंशानुक्रम है क्या? तो नॉर्मली अपन वंशानुक्रम को इस रूप में समझते हैं कि माता पिता की जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं वो सब क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है, वो हेरिडिटी कहलाती है। तो वंशानुक्रम स्पेशली क्या है, हेरिडिटी क्या है? जो माता पिता से हमें, पूर्वजों से जो हमें मिला है और जो हर दर पीढ़ी में चलता रहता है वो अपन क्या बोलते हैं? उसको वंशानुक्रम बोलते हैं। एक बीएन झा की परिभाषा है, लिखना चाहें तो लिख लें। वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग, विशेषताओं का पूर्ण योग। ठीक है। किसने कहा है? बीएन झा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर क्या डेफिनेशन याद करनी है? देखिए, परिभाषाओं पे कोई भी पेपर में 1 या 2 प्रश्न आ सकता है, आए तो। कई बार कुछ भी नहीं आता, बट आरपीएससी की जब तैयारी कर रहे होते हैं अपन लोग तो वहां प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं डेफिनेशन। ठीक है, स्पेशली आरपीएससी। बाकी नॉर्मली कम आती हैं। तो बीएन झा, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा था? बीएन झा ने। तो लिखना चाहे वो बच्चे लिख सकते हैं, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा है? बीएन झा ने। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ। वुडवर्थ में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि वुडवर्थ की वातावरण की पर परिभाषा जो है वो पूछी गई है। तो इन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम क्या है, तो इन्होंने बोला कि वंशानुक्रम में वे समस्त बातें आ जाती हैं जो जन्म से पहले उपस्थित हो जाती हैं, मतलब जो गर्भाधान के समय उपस्थित हो जाती हैं, तो उसको उसने वंशानुक्रम बोला है। तो लिखना चाहे तो लिख लें, वंशानुक्रम के अंतर्गत, वंशानुक्रम के अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती हैं, वंशानुक्रम के अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती हैं जो जन्म के समय नहीं अपितु, वंशानुक्रम के अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती हैं जो जन्म के समय नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाती हैं। जो जन्म के समय नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाती हैं। तो इसने कहा कि जन्म के समय नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले। ठीक है ना। तो जन्म से 9 माह पहले जो विशेषताएं होती हैं वो सब क्या है? वंशानुक्रम है। ये परिभाषा किसने कही? वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ मुझे ठीक लगता है। बीएन झा कहता है कि जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वुडवर्थ कहता है कि जन्म के समय, ठीक है ना, के समय नहीं अपितु जन्म से 9 माह पहले जो विशेषताएं उपस्थित हो जाती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन क्या बोलेंगे? वंशानुक्रम बोलेंगे। ओके, वुडवर्थ हो गया। उसके बाद बीएन झा, वुडवर्थ। पहला बीएन झा हो गया, दूसरा वुडवर्थ हो गया। तीसरी आप परिभाषा लिख सकते हैं, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर लिखना चाहें तो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप डेफिनेशन याद करें, बट एक नॉर्मल वे में होता है कि सर परिभाषाएं कौन, तो मैं 3-4 मेरे
नजर में मानता हूं कि इंपॉर्टेंट है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, लिखे तो लिख लें। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रम। किसने कहा, जेम्स ड्रेवर। बाल विकास तो पूरा हो जाएगा बस। बाल विकास में ग्रेड 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका ही है, बाकी कुछ नहीं है। विकास के सिद्धांत हैं, बस इतना ही पढ़ना था आपको बाल विकास में। बाकी शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये मैं इसके वीडियो इसलिए डालूंगा कि आप देख लेना, नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी सिलेबस को यदि अपन देखें तो अवस्थाएं और विकास के पहलू आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो पहले के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो डाल तो दूंगा, बट आप छोड़ भी सकते हैं उनको। सिलेबस के पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे तो वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका पर बाल विकास खत्म हो जाएगा। यानी 3 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान, फिर दूसरा टॉपिक था बाल विकास का अर्थ, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत जिसमें सभी सिद्धांत हमने पढ़ लिए, और बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका। तो 3 बिंदु पूरे हो जाएंगे आपके। बुक आज कंप्लीट हुई है। बुक बहुत अच्छा करने के चक्कर में, स्पेशली शैक्षिक परिदृश्य में बहुत नया मैटर, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से मैटर को लेना, ठीक है, तो टाइम बहुत लगता है। शैक्षिक परिदृश्य में टाइम लगा, बाकी तो सूचना तकनीकी का बहुत अच्छा मैटर है, ठीक है ना, दोनों मैटर बहुत शानदार। तो ये मान के चलो मार्केट में मंगलवार या बुधवार को मिलेगी आपको, मार्केट में मंगलवार या बुधवार को मिलेगी। साइंस मैथ का कोर्स लॉन्च करो। मैथ का तो कर दिया होगा ना अपन ने, साइंस का देख रहे हैं कोई अच्छा टीचर, मैथ का तो कर दिया अपन ने। सभ्यता की क्लास लगाए मीना कुमारी से, शायद आज एक क्लास डाउनलोड हो जाएगी। हिस्ट्री वाले सर की तबीयत खराब थी, कल से क्लासें आ जाएंगे आपकी हिस्ट्री की। इस सीरीज का थोड़ा सा वेट करें। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। एक चीज और याद रखना, एलिजाबेथ हरलोग जिन्होंने बाल विकास से बहुत काम किया था, इन्होंने कहा था वंशानुक्रम का मतलब ये है कि गर्भाधान के बाद ना तो कुछ घटाया जा सकता ना कुछ बढ़ाया जा सकता। किसने कहा था, हरलोग। लिखना चाहें तो वंशानुक्रम का तात्पर्य गर्भाधान के बाद ना तो कुछ घटाया जा सकता है और ना ही कुछ बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा था, हरलोक ने। वंशानुक्रम का अर्थ गर्भाधान के बाद ना तो कुछ घटाया जा सकता है और ना ही कुछ बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा था, हरलोक ने। वंशानुक्रम का अर्थ गर्भाधान के बाद ना तो कुछ घटाया जा सकता है ना ही कुछ बढ़ाया जा सकता है। तो ये 4 परिभाषा मैंने लिखी है, हाँ कोटा वगैरह में सब में मिल जाएगी। योगिता जीके की क्लास क्या है कि जीके एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो टीचर्स को टाइम लगता है अच्छा कंटेंट देने में, तैयार करने में। हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। अक्टूबर 10 अक्टूबर तक का टारगेट है मेरा, हो जाएगा लगभग। शैक्षिक परिदृश्य से टॉपिक दो आरटी 2009 तो करवा दिया मैंने, राजस्थान का आरटी, और ये बस कल किताब से फ्री हो जाते हैं, इस वीक में एक करवा देंगे। 3 टॉपिक तो वो मैं करवाऊंगा, आरटी 2009, आरटी 2011 और धारा 12 में जो निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया है, बहुत आराम से इजी से टॉपिक है, वो मैं करवा दूंगा, समझा दूंगा। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, आप डरो मत, बढ़िया तरीके से होगा आपका, हर चीज बढ़िया तरीके से होगा, विश्वास रखें आप, कंप्लीटली बिलीव रखें मेरे पे। बुक बता दिया मैंने, मंगलवार या बुधवार को आ जाएगी, ठीक है। यहां तक देख लिया आपने। पीएन झा वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ जन्म के 9 माह पहले जो उपस्थित हो जाता है वो वंशानुक्रम है। जेम्स डेवर माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण। और हरलोग जन्म के बाद ना कुछ घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है। ये तो बेसिक चीजें हैं। वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया समझनी है आपको। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पे आता है वो प्रक्रिया पे आता है। वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या होती है इसको समझिएगा। जीवन का जो प्रारंभ होता है ना वो एक कोष से होता है। पहला प्रश्न, जीवन का प्रारंभ कितने कोष से होता है, एक कोष से होता है, याद रखना। जीवन का प्रारंभ कितने कोष से होता है, एक कोष से, याद रखना। वैसे नॉर्मली 2 कोष होते हैं, मातृकोष, ये लिख लेना मेरे साथ साथ, पितृकोष। मातृकोष, पितृकोष, दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा, संयुक्त उत्पादक कोष। दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, संयुक्त उत्पादक कोष। मातृकोष से कितने गुणसूत्र आएंगे, 23।
पितृकोष्य कितने आएंगे 23, बराबर कितने हो गए 46। मातृकोष्य कितने आए 23, पितृकोष्य कितने, आराम से रिलैक्स मूड में समझो, आप हर चीज समझाऊंगा, बेटर तरीके से करवाऊंगा, जितना मैक्सिमम दे सकता हूं उतना दूंगा, याद रखना। अपन प्रोफेशनल से ज्यादा मैं आपके साथ भावनात्मक अटैच हूं। मातृकोश से कितने गुणसूत्र आएंगे 23, पितृकोश से कितने आएंगे 23, बराबर कितने हो गए 46। यानी बच्चा जो पैदा हो रहा है ना वो एक से हो रहा है, और एक कोश का मतलब क्या है, संयुक्त उत्पादक कोश। बच्चा एक से ही पैदा हो रहा है जिसका नाम है संयुक्त उत्पादक कोष। 46 का मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो सामान्य बच्चा पैदा होगा, ठीक है, नॉर्मल। यदि मान लीजिए यहां सिचुएशन ये होती है कि 21वें जोड़े में विसंगति आ जाए, कौन से जोड़े में, 21वें जोड़े में विसंगति आ जाए, ठीक है, विसंगति आ गई 21वें जोड़े में, तो विसंगति आते ही यहां मान लीजिए गुणसूत्र की संख्या 47 हो गई। 47 होते ही इसको अपन बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। कौन से जोड़े में विसंगति आने से होता है, ये 21वें जोड़े में विसंगति। इसलिए कई बार प्रश्न आता है ट्राइसोमी 21 किसको बोलते हैं, जैसे आपके रीट 2021 में आया था, ट्राइसोमी 21 किसको बोला जाता है, तो ट्राइसोमी 21 किसको बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम को। गुणसूत्रों की संख्या क्या है 47, यानी जो 21वां जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाएगा। वो महिला का भी बढ़ सकता है, पुरुष का भी बढ़ सकता है, दोनों तरफ से, ठीक है ना, वो निश्चित नहीं है। तो उसको अपन बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसको अपन दूसरा वर्ड बोलते हैं मंगोलिज्म। इसको अपन मंगोलिज्म बालक भी बोलते हैं। इनकी बुद्धि जो है वो डाउन होती है, ठीक है ना, बौद्धिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और कमजोर की स्थिति ये है, इनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम होती है, ठीक है ना, बुद्धि लब्धि 50 से कम होती है। और इनकी शारीरिक संरचना बड़ी अजीब सी होती है, मंगोल जैसे दिखते हैं। तो मंगोलिज्म बालक इनको कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम को। समझ में आ रहा है यहां तक, ये चीजें नोट कर लेना। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें जोड़े में विसंगति उत्पन्न होने से। कौन से जोड़े में विसंगति उत्पन्न होगी, 21वें जोड़े में विसंगति उत्पन्न होने से डाउन सिंड्रोम होता है। इसको अपन बोलते हैं ट्राइसोमी 21। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राइसोमी किसको बोलते हैं, 21वें जोड़े में विसंगति उत्पन्न होने से यदि गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो यह सिचुएशन क्या कहलाएगी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम अपन क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म बालक इनको कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम बालकों को मंगोलिज्म बालक भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था है क्या, देखो नॉर्मली की जा सकती है, अमेरिका वगैरह में तो की गई है, ठीक है। भारत में भी जो स्पेशली जो आशा का झरना स्कूल के नाम से चलते हैं, तो ये सब हैं ही, स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए होते हैं, बौद्धिक कह सकते बच्चे। इनकी बुद्धि कमजोर होती है, याद रखना, इनका आईक्यू लेवल 50 से कमजोर होता है, ठीक है। और ये मंगोल जैसे दिखते हैं इसलिए इनको मंगोलिज्म बोलते हैं। इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। और 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। ये आप लिखना चाहें लिख लें, ठीक है, ये लिखना चाहें लिख लें, 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 47 गुणसूत्रों की संख्या से होता है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स, इनका आईक्यू लेवल 50 से कम होता है। और ये जो लक्षण थे इनको जॉन लेंग्स डाउन्स ने किया था, एक डॉक्टर थे जॉन लेंगटन डाउन्स, ठीक है ना। तो ये डाउन्स जो था ना वो डॉक्टर था, ठीक है, और उसी ने इसके लक्षणों की सबसे पहले पहचान की थी, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। बाकी इनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम होगी। 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है और इनको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ, ये सब लाइव क्लासें आपको रिकॉर्ड वीडियो में मिल जाएंगी। इसको रिकॉर्ड करवाता हूँ साथ में ताकि रिकॉर्ड बाद में डल जाती है। बुक आई नहीं है, बुधवार तक आएगी। सर इंग्लिश कोर्स के साथ नोट्स फ्री आएंगे, हाँ सोनम शर्मा, इंग्लिश के साथ नोट्स फ्री हैं, यस। इंग्लिश का कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, बच्चों को जरूर बताना, बहुत अच्छा कोर्स है इंग्लिश का अपना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया, डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है। डॉक्टर डाउन्स, जेम्स डाउन्स थे, उन्होंने नाम पे ये डाउन सिंड्रोम पड़ा। 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म बोलते हैं, बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है, इसको ट्राइसोमी 21 बोला जाता है, ठीक है। और ये मंगोल जैसे दिखते हैं, बौद्धिक शारीरिक संरचना इनकी ऐसी होती है। आपकी तरह मन को ताकतवर, परिस्थितियां ताकतवर बनाती हैं। इंसान ताकतवर ही होता है मुझे लगता है। और हमें कई बार लगता है कि हम कमजोर हैं, मुझे लगता है कि
बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते ना, वहां हमें स्ट्रोंग बनना पड़ता है। अब ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। जहां तक हमें लगता है कि यार कोई आएगा, कोई करेगा, ठीक है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि यार अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे ये करना है, उस दिन पता नहीं कहां से एक ताकत आएगी और आप खड़े हो जाएंगे। और यही चीज है, याद रखना। मुझे लगता है कि परिस्थितियां सबसे बड़ी मोटिवेटर है। आपके हालात कैसे हैं मैं नहीं जानता। आप में से कई बच्चों की बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत दर्द है, पीड़ा है। कोशिश करें कि उन परिस्थितियों को हथियार बनाएं, चुनौती के रूप में लें, और कमजोर मत बना करो किसी के कहने से, किसी के साथ ना देने से, किसी के नेगेटिव कमेंट करने से। मुझे भी फील होता है कि कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई बात नहीं। जिंदगी एक बार मिली है, और मिली है तो इसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से जी के जाएंगे। ये हमेशा याद रखो। कोई इंसान किसी को दबा नहीं सकता जब तक हम दबना नहीं चाहे। ये याद रखना। यार किसी के लिए जिंदगी क्यों जिएंगे हम? अपने लिए जिंदगी जिएंगे। और जब अपने लिए जिंदगी जीनी है तो अपने वसूल होंगे ना, अपने तरीके होंगे ना, अपनी हर तकनीक होगी ना, अपने मूल्य होंगे ना, अपनी फ्रीडम होगी ना। क्यों मैं किसी के लिए, मैं अपनी जिंदगी को कैसे मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकता हूं? मुझे तो नहीं लगता कि दबाना चाहिए। मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ। लाइफ मैजिक है, जिंदगी एक बार मिली है, अपने हिसाब से जी के जाना है और खूबसूरती से जी के जाना है। और इसके लिए हर उस परिस्थिति को रोंदना है, हर उस कमजोरी को दबाना है जो कहीं ना कहीं हमें कमजोर बना रही। ये याद रखना है इस बात को। इसलिए डरा करो मत, आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत बड़े जगह पे जाओगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे मुझे आप पे विश्वास है, अपने अंदर भी विश्वास लाया करो। ठीक है, समझ में आ गया डाउन सिंड्रोम क्या है? अब जैसे मान लीजिए यहां सिचुएशन हो गई 45, यानी गुणसूत्र की कमी हो गई। 23वां जो जोड़ा है, 23वें जोड़े में कमी हो गई, और कमी होने से गुणसूत्रों की संख्या 45 हो गई। और ये जो गुणसूत्र, इसको अपन बोलते हैं अक्ष। यानी यहां पे डबल अक्ष आने के स्थान पे केवल अक्ष ओ आ गया। ठीक है, यानी एक अक्ष या तो आंशिक है या अधूरा है, केवल एक ही अक्ष आया। जब एक अक्ष आता है तो वो टर्नर सिंड्रोम है। वो क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। केवल एक अक्ष आने की जो सिचुएशन है वो टर्नर सिंड्रोम है। ये अधूरा भी हो सकता है, आंशिक भी हो सकता है, आया ही नहीं। ये स्पेशली लड़कियों में होता है। ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो किस में होता है? लड़कियों में होता है। और ये जो लड़कियां हैं उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, और ये बांझ होती हैं, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। अपन, आप गांव में अपन जरूर देखना, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। आज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली अपने परिवारों में, अपने समाज में आप देखोगे, बहुत छोटी सी महिलाएं होती हैं, अलग सा कलर होता है, उनका स्वभाव भी अलग होता है, उनके बच्चे नहीं होते हैं। वो टर्नर सिंड्रोम। उनको एक गुणसूत्र मिला, अक्स मिला, दूसरा अक्स भी नहीं मिला। समझ रहे ना आप? डबल अक्स होता तब लड़की पैदा होती है, लेकिन एक अक्स आंशिक है या गायब हो गया। अक्स वाई होगा तो लड़का पैदा होगा, तो डबल अक्स के स्थान पे केवल एक अक्स आया, तो ये टर्नर सिंड्रोम है। इसलिए इनको मोनोजोमी 23 भी बोलते हैं। आपसे पूछ ले कि मोनोजोमी 23 किसको बोलते हैं? मोनोजोमी 23 किसको बोलते हैं? तो मोनोजोमी 23 इसको बोलते हैं, किसको? टर्नर सिंड्रोम को। यहां तक सिचुएशन क्लियर है? संचिता, धीरज रखिए भाई। आईसीटी सेक्सी से क्लास कब डलेगी? डल जाएगी बेटा। साइकोलॉजी पढ़, अभी तो मस्त ले। साइकोलॉजी का मैंने आईसीटी क्यों टेंशन में ले रही है तू बता? जहां जो चीज मेरा काम है मैं करवाऊंगा ना, आप फालतू में टेंशन ले लेते हो। अभी क्लास को एंजॉय करो, जो चीज है ना उसको एंजॉय करो। जैसे अभी लाइफ मिली है, मैं सोचूंगा मरने के बाद मुझे जन्नत में जाऊंगा, पाप पुण्य उलझा रहता हूं मैं। यार मैं पाप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे यार वो भविष्य की बात है, पाप हो गया तो हो गया, क्या है? देखा है क्या किसी ने जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट? जो चीज है कि नहीं है मैं जानता ही नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? हम प्रेजेंट को खो देते हैं इस पाप पुण्य के चक्कर में। मैं कहता हूं कि अभी प्रेजेंट को जीना है। प्रेजेंट जैसे धीर सर पढ़ा रहे हैं, और ये प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं,
इसको जी लूं मैं, एकदम हो जाऊं इसमें। समझ रहे हो आप? पति पत्नी दोनों साथ हैं और सोच रहे हैं लड़का होगा, लड़की नहीं, लड़का होगा, लड़की नहीं लड़की, फिर देखना अपना वो बेटा होगा, फिर बड़ा होगा तो कैसे खिलाऊंगा मैं, नहीं मैं खिलाऊंगी ज्यादा, नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा ज्यादा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शादी। अरे यार वो होगा तब की बात है ना, अभी तुम्हारा मोमेंट निकल रहा है ना, अभी जो मोमेंट जो तुम्हारे पास है वो दोबारा आएगा क्या? आराम से बातें करो ना प्यार भरी, हल्की हल्की बारिश में घूमने जाओ ना, वो तो प्रेजेंट है, भविष्य में होगा, उसके बाद उसके क्या होगा, वो दोगे ना उसको। इसको जी लो, ये जीवन है, यही है, बाकी कुछ नहीं है, याद रखना यही है। इसलिए जिस समय जो करो ना, एकदम से खो जाओ, एकदम मजा आ रहा है सर, खाना खा रहा हूँ एकदम बहुत आनंद आ रहा है सर, क्लास ले रहा हूँ मतलब आनंद आ रहा है सर, ये जरूरी चीज है। कहाँ क्या होगा, कल देखा क्या किसी ने? कल कल का देखूंगा, अभी सर कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है सर, अभी आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे इसको एंजॉय करना है बस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बाकी चीजें कुछ नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है, याद रखना, अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, टर्नर सिंड्रोम अक्स, केवल अक्स गुणसूत्र, ठीक है, लड़कियों में पाया जाता है, लड़कियां बांझ हो जाती हैं, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, कंप्लीटली समझ में आना चाहिए, ठीक है, केवल एक अक्स गुणसूत्र होता है, कद इनका छोटा होता है, इनका अंडाशय से ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, इनकी विशेषता मैंने किताब में लिख रखी है सबके सब, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है। यदि मान लीजिए, ये तो एक नॉर्मल असामान्यता विसंगति होगी वंशानुक्रम की, ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा मैं दो चीजें और बता रहा हूं एक्स्ट्रा में। यदि मान लीजिए इसमें दो स्थितियां और हैं, ठीक है ना, दो स्थितियां और होती हैं, एक होता है एक्स वाई वाई, एक होता है डबल एक्स वाई, ठीक है ना, एक तो होता है एक्स वाई वाई, एक होता है डबल एक्स वाई। ये क्या होता है? ये जो होता है ना एक्स वाई वाई, इसको मैं आपने व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक में मैंने चर्चा की होगी, शायद डरा नहीं, रिकॉर्ड में डाल दिया होगा। एक्स डबल वाई में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और गुणसूत्रों की बढ़ती संख्या में डबल वाई हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे बाल अपराधी पैदा होते हैं। ये आएगा नहीं आपसे, बस एक नॉलेज के लिए, ये ऐसे बच्चे बाल अपराधी, मतलब क्रोमोसोम्स की विसंगति, क्रोमोसोम्स जानते हैं ना, क्रोमोसोम्स क्या है? गुणसूत्र हैं, जो एक लंबे से धागे के समान होते हैं, ठीक है, और यदि डबल एक्स वाई होता है, ये इसको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं अपन, ठीक है ना, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है, ठीक है ना, ये होता है डबल एक्स वाई, ठीक है ना, ये देखने में पुरुष जैसे होते हैं लेकिन अपरजाई होते हैं, अपन जिनकी बात करते हैं ट्रांसजेंडर, हिंजड़े अपन बात करते हैं कि अरे हिंजड़ा है, अपन उनके ऊपर धारणाएं भी चलती हैं कि इनकी दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी बददुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं और वहां अपने को हिंजड़े मिल गए, उनका 500 रुपए दे, आप कहोगे 500 रुपए क्यों दूं मैं तुम्हें, किस चीज के लिए दूं, वो कहेगा दे, नहीं तो देख ले फिर। अब अपने मन में साइकिल चल रही, यार इसने बद्दुआ दे दी तो अपन 500 रुपए दे देंगे। मान लीजिए आपने नहीं दिए, उसने बद्दुआ दे दी, आप स्ट्रोंग हैं तो कुछ नहीं होगा, और यदि आप अंदर से कमजोर हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके मन में आएगा यार कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, उस इंसान ने नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग्स दे दी मुझे, मेरे को लगता है गड़बड़ होगा, गड़बड़ अब वो जो विचार है ना वो आपकी लाइफ में गड़बड़ कर देगा, जबकि उसकी बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये आप कितने स्ट्रोंग हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसके कहने और ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने आपके बारे में कहा कि तू अपनी जिंदगी में नहीं बन सकता, ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे हस्तरेखाएं नहीं है, अब तुम कमजोर होगे तो क्या होगा कि वो चीज हावी होने लग जाएगी, यार उसने कहा है, मेरी लाइफ में शायद सक्सेस सिलेक्शन नहीं है, मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब यदि कमजोर होना तो विचार आपको लीड करेगा और आपके लाइफ में नेगेटिव चीजें होने शुरू कर देंगे। आप स्ट्रोंग हैं, ज्योतिष ने कहा है तो क्या है, मैं तो बनूंगा, 100% करूंगा, वो आप स्ट्रोंग हैं तो वो कमजोर हो जाएगा और आप जीत जाओगे। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन का कितना फर्क पड़ता है चीजें देखना, बाकी इन चीजों में कुछ नहीं है, सिर्फ गेम नजरिए का, साइकोलॉजी का गेम।
तो मेरे कजिन के लड़के को डाउन सिंड्रोम 8-9 साल का होगा, बोलने में अस्पष्टता और मंद बुद्धि, हाँ यही है, सही है। तो ये चीज स्ट्रोंगनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो XXY क्या होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। ये देखने में पुरुष जैसे होते हैं बट अपरजाई होते हैं, जो हिंजड़े अपन बात करते हैं, जो ट्रांसजेंडर की श्रेणी अपन बात करते हैं, वो इससे में आते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। XYY बाल अपराधी बालक, और XXY क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक ही याद रखना, आनुवांशिकता के जो वाहक होते हैं वो किसको बोलते हैं अपन, जिन्स होते हैं। आनुवांशिकता के वाहक किसको बोलते हैं, जिन्स। ये बहुत बार प्रश्न आता है। ये किसके बने होते हैं, डीएनए के। किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, जिन्स होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, होमोलोग जिन्स, ठीक है। होमोलोग जिन्स पे अब इस बार प्रश्न आया था, ठीक है ना, एलएस जिन्स पे। देखो इतना ही फर्क होता है, होमोलोग जिन्स जो होते हैं ना, वो एक जगह स्थित रहते हैं, ठीक है ना, एक जगह स्थित है, ठीक है। और इनकी समरूप स्थिति होती है, समरूप भी हो सकते हैं, असमरूप भी हो सकते हैं, ठीक है। और एलएल जिन जो होता है ना, वो एक विशिष्ट प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब एक विशिष्ट प्रवृत्ति को जो नियंत्रित करता है, वो एलएल जिन्स होता है। ये विशिष्ट प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, ये प्रभावित करता है उस विशिष्ट प्रवृत्ति को, कि आपके भूरे रंग का एलिल कोड अलग होगा, काले रंग की आंख का एलिल कोड अलग होगा, ठीक है। ये एलिल्स होते हैं, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, वो एलिल्स होता है, ठीक है। तो ये होमोलोग और एलिल्स से दो टाइप के होते हैं, जिन्स। आनुवांशिकता के वाहक जिन्स, इस पे बहुत प्रश्न आता है। और जिन्स किसके बने होते हैं, डीएनए। जिन्स किसके बने होते हैं, डीएनए। ओके। आनुवांशिकता के वाहक क्या है, जिन्स। जिन्स क्रोमोसोम्स में स्थित होते हैं, याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं है ना। ओके। अब देखना एक दो चीजें और देखना, इसमें लिखो ना तो लिख लेना, मेरी नई वाली किताब में तो मैंने डाला है, इसमें लिखो तो लिख लेना, ये थोड़ा सा ही लिखो तो आप। हम लोग एल्यूजिन्स वाला है ना, एलिल्स जो होता है वो क्या होता है, एक लिख लेना इस पे लैंग्वेज, मैंने जो इस पे पूरा अध्ययन किया है। एलिल्स क्या होता है, विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान पे कब्जा कर लेता है। विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान पे कब्जा कर लेता है, उसको एलिल्स बोलते हैं। और ये उसी विशेषता को नियंत्रित करता है, विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान पे कब्जा कर लेता है और उसी विशेषता को नियमित करता है। जैसे काली आंखों के लिए एक एलिल कोड, भूरी आंखों के लिए दूसरा एलिल कोड, ठीक है। उसी विशेषता को नियमित करता है और गुणसूत्र में विशिष्ट स्थान पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जबकि होमोलोग जींस जो होते हैं वो समरूप भी हो सकते हैं और असमरूप भी हो सकते हैं, ठीक है? ये देख लेना। एक शब्द मैंने एक टेस्ट सीरीज करवाई थी ना अपनी, जो अपनी चलती है, वो क्या नाम है, ओल्ड एंड गोल्ड। उसमें मैंने एक करवाया था एलियो टाइपिंग, कैरियो टाइपिंग। तो ये मैंने वहां लिखाया भी था, आपके ध्यान में नहीं है तो देख लेना। कैरियो टाइपिंग क्या होता है, कैरियो टाइपिंग ये होता है कि गर्भाधान के समय अपन इसके माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि लड़के में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सही हैं कि नहीं है, मतलब लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, या कोई विसंगति तो नहीं है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगाने की जो तकनीक है वो कैरियोटाइपिंग है, ब्लड सैंपल इसमें लिया जाता है। नई बुक 8वां संस्करण, नई 8वां संस्करण सेकंड ग्रेड की बुक का है, 9वां संस्करण फर्स्ट ग्रेड की बुक का है, और 10वां संस्करण आ रहा है वो ग्रेड थर्ड वाली जो किताब आ रही है उसका है, ठीक है। मैं बी पॉजिटिव हूं, याद रखना। मेरा जो ब्लड है ना वो बी पॉजिटिव है, संजोग वैसा मुझे नहीं पता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के दूसरा पार्ट का वीडियो नहीं डाला, दूसरा डाला नहीं क्या मुकेश, है कैसे करा है, देख लेना एक बार। ओके। कैरियोटाइपिंग मतलब कि एक प्रकार से ये इस बात का पता लगाती है कि आपका क्रोमोसोम सही है कि गलत है, विसंगति का पता लगाती है। अब देखना वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के 7 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं वंशानुक्रम के, 7 नियम, ये इंपॉर्टेंट है। और पहला नियम है बीजकोष की निरंतरता का नियम, बहुत इजी से है, कुछ नहीं है। बीजकोष की निरंतरता का नियम ये दिया था विजमैन ने, इसने दिया था विजमैन ने, इसने चूहे पे प्रयोग किया था, समझ लेना कुछ नहीं है।
बीजकोष की निरंतरता का नियम, या इसको अमरता का नियम भी बोलते हैं। तो बीजकोष की निरंतरता का नियम वंशानुक्रम का पहला नियम है। यह नियम ये कहता है कि बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता रहता है। इसको बोलते हैं बीजकोष की निरंतरता का नियम। तो नाम से लग रहा है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो हेडलाइन डालोगे बहुत है। बीजकोष की निरंतरता नियम किसने दिया था? विजमैन ने दिया था। इसने चूहे पे प्रयोग किया। इसने चूहे की पूंछ को काटा, फिर अगला चूहा है उसकी पूंछ को दोबारा काटा, फिर तीसरे चूहे की पूंछ को काटा। मतलब हर पीढ़ी में चूहे की पूंछ को काटा गया, लेकिन हर बार पूंछ आती गई। मतलब कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम में जो बीजकोष होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है, वो समाप्त नहीं होता। इसको अपन बोलते हैं बीजकोष की निरंतरता का नियम। ये किसने दिया था? ये विजमैन ने दिया था। किसने दिया था? ये विजमैन। बीजकोष की निरंतरता का नियम विजमैन ने दिया। होमोलोग समान और असमान दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, समरूप और असमरूप प्रकृति के हो सकते हैं, याद रखना। इन पे ज्यादा कोई विशेषताओं का जिक्र नहीं मिलता होमोलॉग्स पे। समरूप या असमरूप दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कल तो नहीं आएगी बुक, मंगलवार से पहले मार्केट में मत जाना। बीजकोष की निरंतरता नियम समझ में आ गया? बीजमैन ने दिया है, चूहे पे प्रयोग किया है। इसको अमरता का नियम भी बोलते हैं। अमरता का नियम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहता है कि बीजकोष अमर होता है, बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है? तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म यही कहता है कि बीजकोष लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। किसने दिया था? विजमैन ने। किसने दिया था? विजमैन। दूसरा नियम है समानता का नियम। ये भी नाम से लग रहा है। समानता का नियम क्या है? सोरेनसन ने इसका स्पेशली समर्थन किया था, समानता का नियम, ठीक है। इसके अलावा गोडार्ड वगैरह के उन्हें समर्थन किया है। भाई कोई प्रतिपादक कोई नहीं है, जैसा नाम से लग रहा है, लॉ ऑफ इक्विलिटी। जैसे माता पिता हैं बिल्कुल वैसी संतान, ठीक है ना। जैसे माता पिता हैं बिल्कुल वैसी संतान, ये कौन सा नियम कहलाएगा? समानता का नियम, ठीक है। या इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि इंसान से इंसान पैदा होता है और गधे से गधा पैदा होता है। ऐसा नहीं होगा कि इंसान से गधा हो जाए और गधे से इंसान हो जाए। मतलब जो इंसान है उससे इंसान ही पैदा होगा, गधे से गधा ही पैदा होगा। ये कौन सा नियम है? समानता का नियम। तो नाम से लग रहा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। तीसरा नियम है विभिन्नता का नियम। इस बार का जो आपका रेट का पेपर था उसमें प्रश्न आया था विभिन्नता का नियम, ठीक है। इसको योग्यतम उत्तरजीवितम भी बोलते हैं, योग्यतम उत्तरजीविता, ठीक है। डार्विन ये कहता है कि माता पिता बिल्कुल समान ना होकर कुछ गुणों में संतान भिन्न होती है, ठीक है। समानता का नियम तो ये कहता है जैसे माता पिता हैं बिल्कुल वैसी संतान होगी। और विभिन्नता का नियम या योग्यतम उत्तरजीविता, ठीक है ना, योग्यतम उत्तरजीविता ये बोलता है कि माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ गुणों में संतान का भिन्न पैदा हो जाना, ये योग्यतम उत्तरजीविता है। आप कह दो कि सर योग्यतम उत्तरजीविता, डार्विन ये कहता है कि जो इंसान योग्य होगा ना वो जिएगा। आप यही समझ लो, कंपटीशन एग्जाम है, 45,000 थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, 10,000 सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, 6,000 फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। आप देखिए, आप कह दो कि सर हम सब पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जो योग्यता होगी जिसमें जो ताल ठोक के कहेगा कि साहब मैंने कवर कर लिया, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, जो बहुत स्ट्रांग है वो सिलेक्शन ले जाएगा, बाकी रह जाएगा। ये तय बात है। यानी आज कंपटीशन की बात कर लें, अपने जीवन की बात कर लें, यदि आप आज वर्तमान के समय चलोगे तो जीवित रहोगे, वरना आपको पछाड़ के कोई दूसरा चला जाएगा। ये कहानी है हमारे जीवन की। आप ये सोचेंगे अपने आप कोई बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। आज हर इंसान दूसरे इंसान को धकेल रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो खींच रहा है। यदि आप में दम है तो आप टिके रहोगे, आगे बढ़ जाओगे, वरना नहीं टिकोगे। तो इसलिए जिंदगी में किसी और की तरफ देखने के बजाय कोशिश करें कि हम इतने स्ट्रांग, इतने ताकतवर बने कि हमें कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़े। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई बात? तो ताकतवर बनना पड़ेगा, योग्यतम बनना पड़ेगा, जो योग्य होगा वो जिएगा। बाकी साहब कमजोर को लोग खा जाएंगे। आप कमजोर बनते हो ना तो आपको दूसरा खाएगा, ये तय मान के चलिएगा। एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, "तो सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है पिछले 14 साल से, मैं किसको बताऊं, घर वाले उनकी तरफ है सब।" ये सिचुएशन, आप कमजोर बन रहे हो यार, आपके साथ गलत हो रहा है और आप चुप हैं, खामोश हैं। 14 साल का शोषण आप सहन कर रहे हैं, आपकी जगह कोई और लेगा, ये मान के चलिए। कोई तो आएगा जो आपकी जगह ले लेगा। आपको क्या मिलेगा?
आप तो वही सिचुएशन में, उन्हीं फालतू की उन रिश्तों की उस दहलीज को तुमने मान लिया कि यही मेरा जीवन है। कैसे जीवन है सब? हर इंसान को खुशियां मनाने का अधिकार है, हर इंसान को हंसने का अधिकार है, हर इंसान की ख्वाहिशें हैं, उनको जीना है हमें। ये कैसे है कि कोई इंसान हर चीज को दबाता जाए और कोई इंसान हर चीज को जीता जाए? इतने कमजोर मत बनो कि आपके हक को कोई दूसरा ले जाए, वरना ले जाएंगे। लेने वाले तो तैयार बैठे हैं लोग, आपकी जगह लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अब ये आपको तय करना है कि वो जगह आप अपनी कमजोर की वजह से दे देते हैं, या आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करते हैं कि उसको जकड़ के रखते हैं। ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। तो योग्यतम उत्तरजीविता डार्विन। चौथा नियम है प्रत्यागमन, रिग्रेशन। रिग्रेशन, प्रत्यागमन का मतलब क्या है? रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? इसका समर्थन मेंडल ने भी किया, याद रखना। वैसे कोई प्रतिपादक नहीं, बट मेंडल इसका समर्थन करता है, प्रत्यागमन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। जैसे माता पिता हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट संतान पैदा हो जाना, ये प्रत्यागमन है। आगे लिख लेना, उल्टे गुणों का पैदा होना, विपरीत गुणों का पैदा हो जाना। क्या है विपरीत गुणों का पैदा हो जाना मतलब? विपरीत गुणों का पैदा हो जाना मतलब क्या है? कि पिता बहुत श्रेष्ठ है, संतान निकृष्ट पैदा हो गई। बाबर एक अच्छा शासक था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की हुमायूं पैदा हुआ, विलासी, मजा लिया जिंदगी में, आनंद लिया और कुछ गुण करो। हुमायूं के पैदा हुआ, अकबर कहाँ, अकबर कहाँ, हुमायूं। प्रमोद महाजन एक बहुत अच्छे नेता थे, उनके बेटा हुआ राहुल महाजन, दिन रात का फर्क। तो ये सब चीजें लॉ ऑफ रिग्रेशन है। अपन कई बार अपने परिवारों में कह देते हैं, यार इसका बाप कितना गजब का था, अरे यू टिंगर देखो कितना बेकार। और कई बार कहते हैं, यार इसको बाप, माँ बाप तो का यही हार है, रूल हा और मड़ो जोर को पैदा हो रहा है, हीरो ही पैदा हो। ये लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम बहुत कम होता है बेटी। ओके, मेंडल ने दिया प्रत्यागमन का नियम, विपरीत गुणों का पाया जाना। क्या हो जाएगा? विपरीत गुणों का पाया जाना। 5 नंबर पे अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने। इसका समर्थन यद्यपि मैकडूगल, ठीक है, हेरिसन और पावलोव ने भी किया है, लेकिन दिया किसने था? लेमार्क ने। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, कि आप अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। क्या ये सही है? आपने कोई विशिष्ट गुण अर्जित कर लिया फिजिकली, क्या वो आने वाली पीढ़ियों में ऑटोमेटिकली चला जाएगा? ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम ये कहता है। इसने कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने कोई विशेष गुण अर्जित कर लिया इस जीवन में, क्या वो आने वाली पीढ़ियों में जाएगा कि नहीं जाएगा, स्थानांतरित होगा कि नहीं होगा, संक्रमण होगा कि नहीं होगा, ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा? ये कहता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेस्ट का ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा ये समझना है। इसने जिराफ का उदाहरण दिया कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान थे, लेकिन कालांतर में घास के मैदान लुप्त हो गए। अब जिराफ को किस पर निर्भर रहना पड़ा? पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ा। तो क्या जिराफ की गर्दन छोटी रही? नहीं, बड़ी हुई। तो आने वाली पीढ़ियों की छोटी रही या बड़ी? अब ऑटोमेटिकली बड़ी होती गई। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में कोई भी गुण अर्जित करते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों में ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है। इसका समर्थन मैकडूगल ने किया चूहे पे प्रयोग करके, हैरिसन ने पतंग पे प्रयोग किया और पावलोव ने सफेद चूहे पे प्रयोग किया। इन्होंने समर्थन किया है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लेमार्क, मैकडूगल, हैरिसन, पावलोव। दिया किसने? लेमार्क। ये कहता है माता पिता अपने जीवन काल में जो भी गुण अर्जित करते हैं
माता पिता अपने जीवन काल में जो भी गुण अर्जित करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो जाता है। ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहलाता है। और छठा नियम कहलाएंगे वंश सूत्रों का नियम। ठीक है, इसको वंशानुक्रम का सबसे आधारभूत नियम बोला जाता है। इसको वर्ण संकरता का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम का सबसे आधारभूत यदि कोई नियम है तो यही है। कौन सा? वंश सूत्रों का। किसने दिया था? ये मेंडल ने दिया था। चूहे पे में उस पे मटर के ऊपर प्रयोग किया इसने। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा मटर का प्रयोग। समझ में आ रहा है यहां तक? वंश सूत्रों वर्ण संकरता आधारभूत वंशानुक्रम का सबसे आधारभूत नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। किसने दिया? मेंडल ने दिया। किससे प्रयोग किया? उद्यान मटर पे। इसने वर्ण संकर मटर के बीज बोए। संकर समझते हैं? अपन बोलते हैं यार संकर बाजरा, संकर मक्का, अपन बीज ला के आता है ना, वो संकर है। उसकी उत्पत्ति किसी मूल नस्ल से हुई। वैसे इसने वर्ण संकर मटर के बीज बोए। अब वर्ण संकर मटर के बीज बोए, इनसे जो फसल प्राप्त हुई उनको दोबारा बोया, इनसे फसल प्राप्त हुई उनको दोबारा बोया। कई पीढ़ियों में बोने के बाद जो लास्ट में फसल प्राप्त हुई वो देसी स्वरूप की प्राप्त हुई। यानी वो वर्ण संकर प्राप्त मटर नहीं हुए, जबकि बोए मटर थे, लेकिन जब लगातार उनको रिप्रोडक्ट किया गया तो वो देशी स्वरूप के प्राप्त हुए। आप प्रयोग करके देख लें, घर में बाजरा लगाएं अपने खेत में, 10 बार उस वर्ण संकर बाजरे को बोएं, जो अंत में फसल प्राप्त होगी वो वर्ण संकर बाजरा नहीं होगा, वो देशी स्वरूप का बाजरा पैदा होगा। वो प्रोडक्ट हो जाएगा, बदल जाएगा वो। कहने का मतलब है वर्ण संकर वस्तु हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। ये वर्ण संकरता का नियम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वर्ण संकरता नियम कैसा है? अरे समझ में आ रहा है कि कोई भी वर्ण संकर वस्तु हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर लौट जाती है। इसको अपन वर्ण संकरता का नियम बोलते हैं। ये समझना आपको, स्पेशली सिंपल सी बात ये। जैसे कि वर्ण संकर मटर के बीज बोए, लेकिन लास्ट में जो फसल प्राप्त हुई वो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध स्वरूप की थी, देसी स्वरूप की थी। अपने खुद भी प्रयोग करके देख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसके दो पार्ट और होते हैं इस नियम के। यदि आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहें तो इसको दो भागों में बांटते हैं अपन वर्ण संकरता को। ठीक है, एक पृथक्करण का सिद्धांत और एक स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे मन में आ जाए, गुरुजी बता दो ना। पृथक्करण, सेग्रीशन, ठीक है, स्वतंत्र छंटाई, पृथक्करण और स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत। ठीक है ना, ये है हाँ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सेग्रेशन क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? पृथक्करण का मतलब ये है कि कोई गुण मान लीजिए एक पीढ़ी में दबा रहता है, कि आप कह दो कि यार मेरे दादाजी में ये विशेषता थी लेकिन मेरे पापा में नहीं आई, तो हो सकता है वो विशेषता आने वाली तीसरी पीढ़ी में आ जाए। यानी कोई भी गुण जो है यदि एक पीढ़ी में दब गया, एक पीढ़ी में दब गया, तो वो आगे जो है वो उभर सकता है। मतलब वो दबा नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। कि कोई भी एक आनुवांशिक गुण यदि एक पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ तो हो सकता है वो उससे अगली पीढ़ी में व्यक्त हो जाए। ये पृथक्करण। और स्वतंत्र छंटाई का मतलब है एक गुण दूसरे गुण से भिन्न होता है। एक गुण दूसरे भिन्न से क्या होता है? भिन्न होता है। ये याद रखना। मतलब वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र गुण दूसरे भिन्न होता है, वो फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है। ये जो वंशानुक्रम का नियम है आपका, वंश सूत्रों का नियम, वर्ण संकर नियम, उसके दो पार्ट हैं। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब है एक गुण यदि एक पीढ़ी में दबा रह गया, एक विशेषता ऐसी थी जो आपके पापा में नहीं आई, हो सकता है वो आने वाली पीढ़ियों में परिलक्षित हो जाए। और स्वतंत्र छंटाई का मतलब है हर आनुवांशिक गुण दूसरे आनुवांशिक गुण से फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है। ओके, चलिए अंतिम नियम की चर्चा करूंगा मैं, बायोमेट्री का सिद्धांत। बायोमेट्री ये दिया था गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इन्होंने 900 स्वतंत्र परिवारों का अध्ययन किया था।
कितने परिवारों का अध्ययन किया था? 900 स्वतंत्र परिवारों का अध्ययन किया इन्होंने। इन्होंने परिवारों की महानता का भी अध्ययन किया था कि वंशानुक्रम परिवारों की महानता को कैसे प्रभावित करता है। महानता पे भी अध्ययन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। एक परिवार में एक व्यक्ति महान हो जाता तो क्या आने वाली संतानें भी महान होती? तो 900 स्वतंत्र परिवारों का अध्ययन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने और ये बायोमेट्री सिद्धांत दिया। बायोमेट्री क्या कहता है कि पूर्वजों का प्रभाव घटते हुए रूप में पड़ता है। क्या पड़ता है? पूर्वज जो होते हैं ना उनका प्रभाव तो पड़ेगा बट घटते हुए रूप में पड़ेगा। कि हमारा जो वंशानुक्रम है, जैसे समझिए आप, सबसे ज्यादा योगदान होता है 50% वो माता पिता का होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? पेरेंट्स का। तो अब जो बाकी है ना उनका घट जाएगा। जैसे 25% पड़ेगा दादा दादी का, 12.5 पड़ेगा नाना नानी का। ठीक है ना, मतलब ये घटता जाएगा। ये बायोमेट्री सिद्धांत है कि वंशानुक्रम पर पूर्वजों का प्रभाव घटते हुए रूप में पड़ता है। इसको अपन बायोमेट्री थ्योरी बोलते हैं कि सबसे अधिक प्रभाव 50% मम्मी पापा का पड़ता है, 25% दादा दादा का पड़ता है, 12.12 नाना नाना का पड़ता है। बाद वालों का भी पड़ेगा लेकिन वो घटता हुआ जाएगा। ये 900 स्वतंत्र परिवारों का अध्ययन करने के बाद फ्रांसिस गाल्टन ने ये मत दिया है बायोमेट्री का सिद्धांत। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया बायोमेट्रिक क्या है? अरे निर्मा जैन पियाजी की अवस्था करवा तो दी, लाइव में जाके देख ले। बावड़ी क्या होगी तुम? सब कुछ करवा रखे हुए है। पियाजी की अवस्था करवाएं तभी तो आगे आए हैं, वरना कैसे आएंगे बता। सब कुछ करवा के आगे बढ़ाऊं, सब सिद्धांत सब करवा दी। और सिद्धांत ये मान लो कि अधिगम का आधा पार्ट सिद्धांतों में हो गया है। ये बाल विकास नहीं हुआ, अधिगम का भी आधा पार्ट हो गया आपका। शैक्षिक परिदृश्य भी करवा देंगे, चिंता मत करो। शैक्षिक परिदृश्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है। ओके, पूर्वजों का घटते हुए रूप में प्रभाव पड़ना, 50% माता पिता का, 25% दादा दादी का, 12.12 नाना नानी का। ठीक है, बायोमेट्रिक सिद्धांत गाल्ट ने दिया था, 900 स्वतंत्र परिवारों का अध्ययन। ठीक है, ये याद रखना 7 नियम। पहला नियम ये कहता है माता बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता, लगातार चलता है। विजमेन ने कहा था, चूहे पे प्रयोग किया। दूसरा नियम समानता का नियम, जैसे माता पिता बिल्कुल वैसी संतान। इसने सोरेनसन ने समर्थन दिया, गार्डन ने भी इसका समर्थन किया, गेरेट ने भी समर्थन किया। तीसरा जो नियम था विभिन्नता का नियम, उत्तरजीविता, डार्विन, जो योग्य होगा वो जिएगा और संतान माता पिता से डिफरेंट होती है। प्रत्यागमन का नियम, माता पिता के बिल्कुल विपरीत संतान का होना। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लेमार्क, माता पिता जीवन काल में जो गुण अर्जित करेंगे वो आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाएगा। वंशसूत्रों का नियम, मेंडल। और अंतिम बायोमेट्रिक। अंतिम जो पार्ट है इसका, वो आपको देखना है वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम कहाँ कहाँ प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? सबसे अधिक पहला प्रभाव पड़ेगा शारीरिक संरचना पे। इससे पड़ेगा फिजिकल स्ट्रक्चर पे। और इसका अध्ययन जो किया था वो कार्ल पियर्सन ने किया था। किसने अध्ययन किया था? कार्ल पियर्सन ने इसका अध्ययन किया कि जैसे मम्मी पापा हैं संतान वैसी होती है। हम सब जानते हैं, अब ये रटने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा की हाइट अच्छी है, आपकी हाइट अच्छी होगी। कलर, आंखों का रंग, बालों का रंग भी वंशानुक्रम से डिसाइड होता है। बालों का रंग भी, जैसे पेरेंट्स हैं आपका फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग वैसा होता है। जरूरी नहीं अपवाद मिल जाएंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, किसने किया है? कार्ल पियर्सन। दूसरा प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पे, बुद्धि। ठीक है, मानसिक विकास वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावित होता है बजाय वातावरण के, याद रखना। फिजिकल स्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा और ये भी, ठीक है, बाकी वातावरण भी बराबर प्रभावित करेगा। मानसिक विकास, इसका अध्ययन किया था गार्डड ने। इसने मोर्टिन कोलिकोक नामक एक व्यक्ति का अध्ययन किया था। ठीक है, गार्डन ने अध्ययन किया किसका? कोलिकोक। कोलिकोक की 2 महिलाओं के साथ शादी की, तेज बुद्धि महिला और मंद बुद्धि महिला। यह औसत बुद्धि का एक सैनिक था, याद रखना। तेज बुद्धि की जो महिला थी, जब इसके पूरे वंशानुक्रम का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि मान लीजिए इसमें 360 संतानें हुई, तो इसके 320 संतानें जो थी वो तेज बुद्धि थी और 40 इसके मंद बुद्धि थी। मंद बुद्धि संतानों की जब पीढ़ियों का अध्ययन किया गया तो मान लीजिए इसके 260 संतानें हुई तो 220 संतानें इसके मंद पैदा हुई, लेकिन 40 इसके तेज बुद्धि पैदा हुई। कहने का मतलब क्या है? क्या वंशानुक्रम मानसिक विकास को प्रभावित करेगा?
आपको कहना है कि बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित, बुद्धि पे सबसे अधिक प्रभाव, मानसिक विकास पे सबसे अधिक प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। गार्डड ने इस बात का अध्ययन किया। इसने मोर्टिन कोलिकोक नामक एक औसत बुद्धि के व्यक्ति का अध्ययन किया। यो सैनिक हो, दो महिला के साथ शादी की, तेज और मंद बुद्धि। तेज बुद्धि की जो महिला थी उसके लगभग, मतलब ये मत सोच लीजिए गुरुजी इतना क्या हुआ थे, गिन लाग जो कोई साल में, एक साल में 2 4 5 साल, अरे एक साल में आया करेंगे लोग आगे 5 को नहीं होंगे, इतना 360 कहाँ पैदा करेगा अगलो, कॉमन सेंस की बात। पीढ़ियों का अध्ययन, पूरी पीढ़ियों का अध्ययन, उन पीढ़ियों में देखा गया कि 320 अच्छे बुद्धि के थे, 40 मंद बुद्धि के थे, और इसमें 260 में से 220 मंद बुद्धि थे, 40 तेज बुद्धि के थे। कहने का मतलब क्या है, माता पिता अच्छे संतान के हैं, तो संतान भी श्रेष्ठ बुद्धि की पैदा होती है, और माता पिता मंद बुद्धि हैं तो संतान मंद बुद्धि पैदा होने के बढ़ जाएंगे। ये याद रखना इस चीज को। यानी वंशानुक्रम बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, वातावरण भी करेगा बट वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावित करेगा। तो मानसिक विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। तीसरा विकास है व्यवसायिक योग्यता। व्यवसायिक मतलब बणियु, इसका अध्ययन केटल, मतलब थारा परिवार वाला बिजनेस में ही तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आप भी बिजनेस में सफल होंगे। धीरू भाई अंबानी के बेटे उतने सफल हो रहे हैं। जो बढ़िया होता है ना उसका बच्चा हमेशा बिजनेस में सफल होता है, और नौकरी करते नहीं। नौकरी तो अपन, ये जो लोग कृषक जाती हैं वो ज्यादा पीछे पड़ी हुई हैं धोखे, वो लोग नौकरी नहीं करते, एक दुकान से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। उनके अंदर विनम्रता है, वो व्यवहार है, वो कला है। अपन दूसरी जातियां बिजनेस में सफल नहीं होती, दुकान खोल के बैठ जाए, चाय की दुकान खोली, शाम को 200 रुपया नहीं बचा, इस दिन शटर डाउन, डेयरी खोल ली, डेयरी में फायदो नहीं हो, डीजे लिया है, डीजे में फायदो को नहीं, घोड़ी लिया है, घोड़ी के बाद ऊंट लिया है, 6 महीना में 6 धंधा, हम सफल नहीं हो सकते। पानियों छोटी सी चाय की दुकान खोले, 1 साल घाटो लाग जा, बंद कुन करे, और 10 साल बाद में वो रेस्टोरेंट बन जाएगा। ये उसकी विनम्रता, उसका बोलने का तरीका, उसका व्यवहार करने का तरीका हेरिडिटी में मिला है उसको, इसलिए वो बिजनेस में सफल है। अपन लोग सफल नहीं है बिजनेस में, अपन एग्रेसिव हो जाते हैं, इंतजार नहीं कर पाते। आप में से लोग कहते हैं मुझे डालो करो, गुरुजी नहीं, भागते हैं अपन एक पेशेंस के साथ। अरे वो जैसी बेटा, वो जैसी बाणियों की बात कर, समझ रहे हो, सब चीजें हो जाएंगी। पहली बार जाएगा तो बच, अंकल के साथ बच्चा गया, अंकल ने 10 रुपए का सामान लिया, बच्चे को बाणियों टॉफी मड़वा ही दे दे, वो कहते नहीं नहीं टॉफी मत दो, लो इसका पैसा लो। अरे टाबरा का काय का पीसा, यो बच्चों मारो को नहीं के बता, हारो है वो ही बच्चों मारो है। ठीक है, दूसरे दिन फिर बच्चा आ गया, ले बेटा यार टॉफी, अरे कल तो दी थी आपने, अरे वो टाबर मारो ही है, ये बांटियो मारो थारो। 5 दिन भी टाबर ने टॉफी खुआई, छठे दिन 7 दिन वो टाबर गरा से पीछा लेके चुपचाप आपको लो टॉफी दो, परमानेंट कस्टमर बना लियो। दूसरी जाति को आदमी, टॉफी क्यों दूं भाई, पॉकेट में क्यों दूं, रुपया लागे, दिमाग को नहीं अपना। व्यवसाय की योग्यता, केटल ने अध्ययन किया इसका। सामाजिक स्थिति पे प्रभाव, इस पे अध्ययन किया था विनसिप ने। किसने किया था, विनसिप। मतलब यदि माता पिता अच्छी सामाजिक स्थिति के हैं तो संतान अच्छी सामाजिक स्थिति की होती है। ये जरूरी नहीं ऐसा होगा, लगभग होता है। यदि माता पिता अच्छी सामाजिक स्थिति के, संतान में अच्छी स्थिति की होगी, अपवाद भी हो सकता है। चरित्र पे प्रभाव, इसका अध्ययन किया था डगडेल ने। यदि माता पिता जिनका बहुत अच्छा चरित्र रहा है, पीढ़ियों से उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्ति रहे हैं, उनकी संतानों का चरित्र भी अच्छा रहेगा। हम देखते हैं बारठ परिवार में सब अच्छे हुए। हमारे आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे तो एक परिवार का शहीद हुआ तो उस परिवार की कई पीढ़ियां तक शहीद हुई। तो चरित्र, कैरेक्टर भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। ये डगडेल ने अध्ययन किया। महानता पे प्रभाव, महानता का अध्ययन मैंने कहा गाल्टन ने किया कि यदि एक परिवार में एक महान होता है तो उसके आने वाली संतानों की महानता होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक परिवार में अच्छे लोग पैदा हुए हैं, कई अमेरिका में कई, एक परिवार के कई कई राष्ट्रपति बने, एक परिवार से बहुत अच्छे लोग निकले। भारत में जैसे नेहरू परिवार था, अब तो खैर उतना अपन नहीं कह सकते, बट उस समय की 4 5 पीढ़ियां बहुत गजब की, वो चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है
भारत में कई युवा राजनेता हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छे थे, उनके बच्चे भी उतने अच्छे पोस्ट, मतलब उतने बहुत योग्य हैं वो लोग। बोलना उनका बहुत विनम्र है, पेशेंस उनमें बहुत अच्छा है, हर दृष्टि को आराम से पेशेंस के साथ सहन करते हैं। उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। तो ऐसे कई परिवार हैं राजनीति में जिनको आप देख सकते हैं। तो महानता पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मूल शक्तियों पे प्रभाव। मूल शक्तियों का मतलब है, इसका अध्ययन थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। मतलब मानसिक शक्तियां और एक प्रजाति की श्रेष्ठता, कि जो प्रजाति रेश जो एक श्रेष्ठ रही है, उसके आने वाली संतानें भी श्रेष्ठ होंगी। इसका अध्ययन क्लीनबर्ग ने किया था। किसने किया था? क्लीनबर्ग ने। एक प्रजाति श्रेष्ठ है तो उसके आने वाली संतानें भी श्रेष्ठ हो जाती हैं। ये क्लीनबर्ग का अध्ययन था, प्रजाति की श्रेष्ठता प्रभाव। ठीक है। मूल शक्तियों प्रभाव थॉर्नडाइक, ये शब्द देख लीजिएगा। ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। 7 बिंदु पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक संरचना, मानसिक विकास, आपका सभी को प्रभावित करेगा, इमोशंस तक को प्रभावित करता है। ठीक है। व्यवसायिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, चरित्र पे। एक जो रीट में आपके प्रश्न आया था कि वंशानुक्रम का जो अध्ययन है, तो वंशानुक्रम पे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ठीक है, जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ठीक है। पोष्य बच्चे, पोष्य जो होते हैं ना वो दत्तक बोलते हैं, ये भी मेरे सामने पहले मैंने नहीं पढ़ा था। पोष्य बच्चों का अध्ययन मतलब जो दत्तक ग्रहण वाले हैं ना, दत्तक ग्रहण, इसका अध्ययन जो है ब्रन्स ने किया था। ठीक है। ब्रन्स ने किया है, स्कोडक ने किया है। तो ब्रन्स कहता है कि उनके वास्तविक माता पिता किससे उनकी बुद्धि ज्यादा मिलती है, जबकि स्कोडक कहता है नहीं, पोष्य जो उनको फोस्टर जो इनके माता पिता उनसे ज्यादा मिलती है। तो दत्तक ग्रहण पोष्य बच्चे जो फोस्टर चाइल्ड हैं, ठीक है ना, फोस्टर, ठीक है, उनका अध्ययन इस पे किया गया है। जुड़वा बच्चों का किया गया है। जुड़वा में एकांगी जुड़वा बच्चे, ठीक है ना, एकांगी जुड़वा बच्चे, ठीक है ना, एक लिंग के जुड़वा बच्चे, गेसेल और थॉम्सन ने अध्ययन किया और ये बताया कि वंशानुक्रम वातावरण दोनों समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। असमरूपी जुड़वा बालक, तो समरूपी असमरूपी जुड़वा बालक, ठीक है, समरूपी मतलब एक ही लिंग का हुए, असमरूपी मतलब अलग अलग, असमरूपी, ठीक है। तो ये सब, इन सब का अध्ययन वंशानुक्रम के अध्ययन के लिए अलग अलग विद्वानों किया है। गेसेल ने किया है, थॉम्सन ने किया है, ठीक है, गेरिट ने किया है, बर्न्स ने किया है, स्कोडक ने किया है, न्यूमेन ने किया है। इन सब लोगों ने अलग अलग स्टडियां की हैं। तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन, पोष्य दत्तक ग्रहण बच्चों का अध्ययन, ठीक है, समरूप बच्चों का अध्ययन, असमरूप बच्चों का अध्ययन, ठीक है, ये सब विभिन्न प्रकार के वंशानुक्रम पे दुनिया भर के अध्ययन हुए हैं। कमेंट्स दिखाना मुकेश एक बार। ये समझ में आ गए यहाँ तक? मैंने कमेंट्स देखे नहीं थे आपके इतनी देर। ये समझ में आ गया? मूल शक्तियों प्रभाव थॉर्नडाइक प्रजाति की श्रेष्ठता पे क्लीनबर्ग ने अध्ययन किया। वंशानुक्रम वातावरण को बीज और धरती किस माना? वुडवर्थ ने माना है। ये एक जो वातावरण समझाने के बाद इसको डिटेल में समझाऊंगा। कमल जाखड़ करें, मेरा नाम लो। नाम से क्या होगा यार, कुछ बन के दिखाओ, फिर मैं इंटरव्यू ले लूंगा तुम्हारा। हैं? देखो क्लास में नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जीके वाले पार्ट में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है। बाकी मैंने उनको कह रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरी फर्स्ट क्लास, अब मंगलवार या बुधवार तक आ जाएगी बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार या बुधवार को आ जाएगी। ठीक है? हो गया, वंशानुक्रम समझ में आ गया। मतलब हेरिडिटी की एक चीज समझा दी है मैंने, जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सब बात बता दी है मैंने। ये सब जो बोली है मैंने वो देख लेना, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक। आ गया वंशानुक्रम पूरा समझ में? वंशानुक्रम के 7 नियम, वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम के अध्ययन की विधियों में नॉर्मल याद रखना, दत्तक ग्रहण नॉर्मली पहले कहीं जिक्र ही नहीं आता था, लेकिन दत्तक ग्रहण का अध्ययन किया गया है। समरूप जुड़वा बालक, असमरूप जुड़वा बालक, एकांगी जुड़वा बालक, इन सब का अध्ययन वंशानुक्रम के अध्ययन के लिए किया जाता है।